हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और आज केमिकल काइनेटिक्स में अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। तो देखो 4 लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। यूनिट पढ़ी मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। उसको अगर पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करना हो तो अपन ये जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? CRT। तो आपने वहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करके देखा था। तो एटमॉस्फेयर लीटर है उसको कंसंट्रेशन की टर्म में भी चेंज कर सकते हो और कंसंट्रेशन है उसको अपन एटमॉस्फेरिक यूनिट है उसकी टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी टर्म्स में अपन ने रेट को कैलकुलेट किया था। रिएक्टेंट के लिए क्या ध्यान में रखना था? जब भी आपको रेट कैलकुलेट करना हो तो वहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व करना है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लगाना है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन लगाना है। लेकिन कहीं पर भी आपको डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की रेट पूछी जाए तो उस कंडीशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। और फिर उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन देख रहे थे। उसमें मेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी एक तो यूनिट कन्वर्जन की, दूसरी अगर आपको डेटा ग्राम में गिवन हो तो आप ये जानते हैं स्टोइकियोमेट्री को ग्राम में नहीं पढ़ा जाता, तो उसको आप मोल की टर्म्स में दोनों को रिलेट करना है। फिर अगर ग्राम में पूछा जाए तो मोलिकुलर मास उसे मल्टीप्लाई करके उसको ग्राम में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? ये सब अपन ने पढ़ा था। फिर देखो आज अपन पढ़ रहे हैं फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है इनको अपन पढ़ेंगे। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखिएगा ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पर A प्लस बी ये ऐसे चेंज हो रहे हैं COD में। COD ये आपका रिएक्टेंट हो गए, ये आपके क्या हो गए? प्रोडक्ट। लेकिन किसके लिए? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए A और B प्रोडक्ट होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए COD प्रोडक्ट होते हैं। अब देखो मैं इसके लिए कांस्टेंट भी लगा रहा हूं जिसको आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के भी आते हैं। ये लगा दिया KF रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये के भी लगा दिया। ये क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए की कंसंट्रेशन के और बी की कंसंट्रेशन के। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है तो उस कंडीशन में आप पढ़ के आते हो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर। तो यहां पर तो लिखा नहीं, अगर यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लो यहां होता है 2 और 3 तो पावर लगा देते 2 और 3। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप यहां पे क्या लिखोगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए KF कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको मैं R फॉरवर्ड बोल देता हूं। ये हो गया आपका R फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वाला रिएक्टेंट है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट देखनी हो तो बैकवर्ड के लिए रेट बेटा क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए COD रिएक्टेंट है, तो बैकवर्ड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। कांस्टेंट आपने लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए तो क्या होगा? KB कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। और इसके लिए रेट देखनी हो आपको तो रेट होता बेटा R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। तो रेट आप लिखोगे तो ये क्या होगा? R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। यानी आप ये लिख सकते हो यहां पर इसके लिए रेट लिखनी हो तो R इक्वल टू फॉरवर्ड के लिए रेट तो ये होगी KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस KB कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। ये रेट होगी। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दे रखी हो फिर रेट पूछी जाए तो आपको क्या करना? R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड। बेटा बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सी मिस्टेक बच्चे कराते हैं, वहां पर इसको इरिवर्सिबल मान के कर देते हैं। तो देखो कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन से भी करवाएंगे। ठीक है, डिसअपीयरेंस अपीयरेंस बाकी सब वैसे इन्वॉल्व, इसके रेट हो गई ये तो ओवरऑल रेट हो गई। कोई भी डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस की रेट है या किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आपको रेट कैलकुलेट करनी हो तो वही चीज आपको लिखनी है जो आप पढ़ के हो कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व करके क्या हो गई? रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन या प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करो तो डिसअपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस की रेट आएगी। ऐसे देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आपको इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पे बात करें एट इक्विलिब्रियम
याद करो इक्विलिब्रियम पे क्या होता, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों की रेट इक्वल हो जाती है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट इक्वल हो जाती है। तो यहां पर बेटा अगर इस टर्म्स में आप देखो, अगर इसमें इक्विलिब्रियम आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इक्विलिब्रियम आया तो आपने तो ये लिखा रेट होती है आर फॉरवर्ड माइनस आर बैकवर्ड, दोनों इक्वल हो गई, एक प्लस और दूसरी माइनस है तो रेट कितनी होगी, 0। तो अगर इक्विलिब्रियम वहां पर है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट इक्वल है, तो इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, 0। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना हो के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है, इन दोनों का रेशियो होता है। वैसे इक्विलिब्रियम में पढ़ के आते, यहां पे अपने को इससे रिलेट करके अपने वाली रेट से इसको रिलेट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उतार लीजिए इसको, फिर क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता तो बच्चे अक्सर गलतियां कराते हैं। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा, एक रिएक्शन आपको दे रखी है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये दे दी, NH3 हॉल 6 2 + 6H2 या एक्सेस वाटर भी लिखा रहता है, रिवर्सिबल है। अमोनिया ये रिप्लेस हो रहा है वाटर से, 2+ और यहां पर होगा 6 अमोनिया। ये रिएक्शन आपको दे रखी है और इस रिएक्शन के लिए आपको रेट दे रखी है R = 10⁻³ CuNH3 हॉल 6 2+। बेटा ये जो साइन होता है ना, 2 हाफ एरो का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को। -2 × 10⁻² CuH2 हॉल 6 2+ और NH3 है, इस पे पावर लगा देंगे 6। वाटर को नहीं लिखा क्योंकि वाटर किस में होता है, एक्सेस में लिया जाता है। जब रिएक्टेंट साइट होता है तो उसको एक्सेस में माना जाता है। जो एक्सेस स्पीसीज होती हैं उनको रेट में नहीं लिखा जाता। ठीक है, यहां पे आपको पूछा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो बेटा बहुत सिंपल सा हो गया। तो आपको यहां पर ये दे रखा है, ये क्या होगा, के फॉरवर्ड, और ये वाला क्या होगा, के बैकवर्ड। ये तो आपको रिलेट कर रहे हैं 11th वाले से। तो के इक्विलिब्रियम 11th तो पढ़ा है ना इक्विलिब्रियम। तो यहां पर के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। ये होता है के फॉरवर्ड कितना है, 10⁻³ और ये के बैकवर्ड कितना होगा, 2 × 10⁻²। ये हुआ, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5 × 10⁻²। ये हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो, ये तो आपको 11th में जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो, या फिर के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड। यहां पर के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दे रखे तो इसकी इनका रेशियो होता है। अब देखो नेक्स्ट, यहां से आपको समझ में आएगा कि ये वाला टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ आते हुए भी यहां पे गलतियां हो जाती हैं। देखो आपको एक रिएक्शन दे रखी है 2A, मैं रिएक्शन लिख देता हूं 2A, ये रिवर्सिबल चेंज इन 3B। ये आपके एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखा है और फिर यहां पर पूछा जाता है कि यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम पे सही है, विच इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम, विच इज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम। कौन सा ऑप्शन है वो इक्विलिब्रियम पे करेक्ट है, पहला ऑप्शन -dA/dt इक्वल टू हो गया dB/dt।
सेकेंड ऑप्शन में लिख देता हूं, ये है -1/2 dA/dt इक्वल टू हो गया 1/3 dB/dt। ट्राई करना इस पे, फिर देखना ये क्वेश्चन अगर आपसे गलत होता है तो समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। थर्ड है हाफ, साइन देखो यहां पे प्लस का लगाया, हाफ dA/dt इक्वल टू 1/3 dB/dt। और फोर्थ अपन लिखेंगे dA/dt इक्वल टू dB/dt। अपने से करेंगे, कौन सा होगा? रिएक्टेंट के लिए आपको ये पता है, रेट लिखनी होती है आपको जब भी ऐसा है, रेट में दोनों इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट से इक्वल कर सकते हो आप। तो आपने क्या लिखा, रिएक्टेंट के लिए क्या होता है -1/2 dA/dt इक्वल टू 1/3 dB/dt, ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये तो किसके लिए होता है? इरिवर्सिबल के लिए। यहां पे देखो क्या है, देखो हिंट बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार गलतियां हुई है इसमें। तो यहां पे देखो फॉरवर्ड के लिए रेट लिखोगे आर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको रेट लिखनी है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए आप रेट लिखोगे तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट होता है, ये क्या होगा? प्रोडक्ट। -1/2 dA/dt, ये प्रोडक्ट होगा 1/3 dB/dt। बैकवर्ड के लिए रेट लिखोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर आपने रेट लिखनी चाहिए तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन होता है? बी रिएक्टेंट होगा, ए प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा? -1/3 dB/dt 1/2, ये प्रोडक्ट होगा ए वाला dA/dt। और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा? आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड, ये सॉरी बैकवर्ड, आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड दोनों बराबर होते हैं। आर फॉरवर्ड इक्वल टू क्या होगा? आर बैकवर्ड। तो ये वाली टर्म है वो इसके इक्वल होगी, ये वाली टर्म है ये इसके इक्वल होगी। तो क्या होगा? -1/2 dA/dt इक्वल टू -1/3 dB/dt, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो साइन कौन सा होगा? प्लस। क्लियर हुआ? तो ध्यान में रखना है, जब भी इक्विलिब्रियम पे देखा जाए और आपको रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड के लिए रेट लिखनी है आपने, फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, बैकवर्ड वापस जा रही है तो बी क्या होगा? रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन आएगा। दोनों को इक्वल करो तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये किया था क्या? नहीं, आप लोगों ने, मेरे को पक्का है आपने सेकंड किया होगा, तो ध्यान रखना ये वाली चीज। चलो एक और करवाता हूं मैं, एक और अच्छा क्वेश्चन। यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये वाला है बेटा, ये ध्यान रखना यहां पे क्योंकि साइन से गलतियां हो जाती। एक और करवाता हूं, इसको पॉज करके नोट कर लेना। स्टार बनाना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल के लिए दे रखा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक और, इसको भी डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की रेट है उसके साथ में भी रिलेट कर सकते हैं। देखो आपको रिएक्शन दे रखी है 2A + 3B, और ये दे रखा है C, ये आपको मान लो दे दिया। 2A + B पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको करवाता हूं मैं एक बार। 2A + B चेंज इन 3C, ये दे रखा था। और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए इसको K1 मान रखा है और इसको क्या मान रखा है? K2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A विल बी, क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A विल बी, A के डिसअपियरेंस की रेट क्या होगी? पहला ऑप्शन है K1 A⁴ B माइनस K2 और यहां पर C⁴। सेकेंड ऑप्शन 2K1 A⁴ B माइनस 3K3 C⁴। थर्ड ऑप्शन है 2 और ये लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा है K1 A⁴ B माइनस K2 C⁴। फोर्थ नन ऑफ दिस कर लेना।
एक और ऑप्शन था, मैं यहाँ पर नन ऑफ दिस लिख रहा हूँ, इनमें से ये तीन में से। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की डिसअपीयरेंस की रेट लिखनी है। क्या होगी बेटा, बहुत सिंपल है, कोई भी रिएक्शन उसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो रिएक्शन की, फिर प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में रेट वो उसी की इक्वल होती है। फिर डिसअपीयरेंस का रेट लिखना हो या अपीयरेंस लिखनी हो तो वहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको हटा देते हैं। देखो हिंट बता रहे, इधर से लिख रहा हूं, ऑप्शन उतार लेना इनको। देखिएगा, इसके लिए अगर मैं रेट लिखना चाहूं इस रिएक्शन के लिए तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, आर। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा K1 A⁴ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की, माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, K2 C⁻3। ये उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन आपको तो क्या पूछा है, आपको तो पूछा है ए की डिसअपीयरेंस की रेट, और ये वाली बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है, वो ए के टर्म्स में किसके इक्वल होगी, A⁴ माइनस K2 C⁻3। वो अगर ए के टर्म्स में आप लिखना चाहो तो ए के टर्म्स में आप लिखोगे तो वहां पर क्या होगा, ए के टर्म्स में -1/2 dA/dt। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में आप रिलेट कर सकते हो। कैसे करते हो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में लिखो और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। तो ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ये तो ओवरऑल रेट है, ए के टर्म में वो रेट किसके इक्वल होगी, -1/2 dA/dt। देखेंगे नेक्स्ट, आपको तो क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो ये क्या होगा, स्टोइकोमेट्री को छोड़ दो, -d/dt, ये क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाई 2। ये तो ओवरऑल रेट है, वो किसके बराबर है, K1 A⁴ माइनस K2 C⁻3। तो आपको तो क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसको अकेले को लिखना है तो 2 को क्या कर दोगे इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 इंटू K1 A⁴ माइनस K2 C⁻3। ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। फिर से मैं बोल रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको बेटा प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म्स में आप रीड कर सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज में लेकर। डिसअपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसको सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, इरिवर्सिबल में तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिवर्सिबल में फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, नोट कीजिएगा इसको, लिख लिया बच्चों। चलो एक टॉपिक और बताते हैं यहाँ पे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको बताया, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको मैं इसके साथ में कंबाइन कर देता हूं। हेडिंग लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन, हेडिंग लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन, और इसके अंदर अपन पढ़ रहे स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट और रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट और रेट कांस्टेंट, देखो स्पेसिफिक रेट और रेट कांस्टेंट क्या होता है। अपन ये मान ली एक रिएक्शन आपके पास में, ये एक रिएक्शन मान ली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अपन ये पढ़ा था कि रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर टेकन एज पावर। तो यहां पर आप देखोगे आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए की पावर ए, और यहां पर बी टू द पावर बी। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये किसके अकॉर्डिंग था, ये था बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जिसको आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और जो लॉ ऑफ मास एक्शन था ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल फैक्ट है ये, ऐसा उनको किसके अकॉर्डिंग था, थ्योरेटिकल ले गया।
जबकि प्रैक्टिकल में ये ए है, इसको मैं मान रहा हूं अल्फा, ये डायरेक्टली इसकी पावर के हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, जिसको आप ऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे आगे। बी है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं बीटा से। तो यहां पे ये भी लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा। ये किया आपने। ये कहां से आया? ये है प्रैक्टिकली फैक्ट है, प्रैक्टिकली फैक्ट या एक्सपेरिमेंटली, या क्या बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ है उसके अकॉर्डिंग। बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये तो क्या होता है थ्योरेटिकली कंसेप्ट होता है, और ये वाली क्या होता है प्रैक्टिकल फैक्ट है, रेट लॉ। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर आप क्या लिखोगे? आर इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लेते हैं के ए टू द पावर अल्फा और बी टू द पावर बीटा। ये आ गया। ये किसके अकॉर्डिंग है? रेट लॉ के अकॉर्डिंग। और रेट लॉ आप लॉ ऑफ मास एक्शन में देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? रेट लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ ऑफ मास एक्शन बिकॉज रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। मैं लिख देता हूं, रेट लॉ is more important than law of mass action because rate law is experimental fact। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है और एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट डेटा देगा एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ? और अगर बेटा यहां पर आपने ये मान लिया इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी और दोनों की वैल्यू है 1, ए की कंसंट्रेशन भी 1 है, बी की कंसंट्रेशन भी 1 है, तो ये वाली टर्म तो कितनी होगी 1। तो इस कंडीशन में रेट ही किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट, और इसी को बोल देते हैं स्पेसिफिक रेट भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो बेटा जो आपने पढ़ के आए हो 11th के अंदर कि लॉ ऑफ मास एक्शन में कि रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टेकन एज पावर। तो वो पावर वो मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, किसके अंदर? प्रैक्टिकली फैक्ट के अंदर, रेट लॉ के अंदर। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। अब इस के आपको करेक्टर बता रहे हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। लिखो करेक्टर ऑफ के। ये कांस्टेंट है वो किसके ऊपर तो डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा। पहला बता रहे, हेडिंग लिखेंगे करेक्टर ऑफ के। करेक्टर ऑफ के करेक्टर आपको बताने, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका अगर ग्राफ देखोगा, अगर आपने यहां पे के का ग्राफ देखा, कंसंट्रेशन के साथ में देखा और टाइम के साथ में देखा, तो बेटा न तो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और न ही ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिपेंड ही नहीं करता तो ग्राफ कैसा होता है? ऐसा पैरेलल। ये ध्यान रखना है, ये कंसंट्रेशन और टाइम है इससे इंडिपेंडेंट होता है। रिएक्टेंट है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट। और जो मेन इंपॉर्टेंट है जो यहां पे बताना चाह रहे हैं वो टेम्परेचर का इफेक्ट है, और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट के एंड रेट ये इंक्रीज होती हैं ऑलवेज। चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ये हमेशा क्या होगा? इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज होते हैं। और बेटा प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट और रेट कांस्टेंट बिकम 2 to
3 टाइम्स, यानी टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रेट और रेट कांस्टेंट होते हैं वो 2 से 3 टाइम बढ़ जाते हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व जनरली किया जाता है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो मैं लिख देता हूं, इसको नोट कीजिएगा। नोट लगा के लिखिएगा। प्रैक्टिकली it is observed that with increasing temperature और वो टेम्परेचर कितना होगा, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड या एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने ये लिखा प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट और रेट कांस्टेंट becomes 2 to 3 टाइम्स, यानी रेट और रेट कांस्टेंट होता है वो 2 से 3 टाइम है, 2 से 3 टाइम्स है वो इंक्रीज हो जाता है। और जनरली ये वाला कहां पर, ये वाला ऑब्जर्वेशन जनरली कहां पे लिया गया, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया गया था। देखो आपके पास में 80 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर था, पहले 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, इनिशियल रेट है ये, आपने यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, या आप मान लेते इनिशियल टी पर एक रेट कांस्टेंट था के, वहां पर आपने यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट है वो जनरली कितना हो जाता है 2 से 3 टाइम, और इसी को बोल देते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और इसको म्यू से इंक्रीज रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाली इनिशियल रेट है RI और ये वाली क्या है फाइनल रेट, या रेट कांस्टेंट के टर्म में ये इनिशियल रेट कांस्टेंट है, ये वाला आपका फाइनल रेट कांस्टेंट है। तो म्यू 2 या 3 टाइम जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा वो लिखना है, डेल्टा T अपॉन 10 कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है उसे 10 से डिवाइड कर दो, इतना टाइम हो जाएगी। तो आपको ये बताया पहले इनिशियल था T डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर वो 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? किस टाइप का क्वेश्चन बनता है मैं क्वेश्चन से करवा रहा हूं, इसको नोट कीजिएगा। लिख लिया? क्वेश्चन लिखिए। A reaction rate becomes 2 time. A reaction rate becomes 2 times in 2 times by each 10 degree centigrade temperature increase. By each 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कितना टाइम हो रहा है 2 टाइम, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका कितना है 2। इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कहां से कहां कर दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन रेट बिकम हाउ मेनी टाइम्स, देन रेट बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स, तो रेट वो कितने टाइम हो जाएगी। तो देखिएगा इसका आंसर, इनिशियल रेट में मान लेता हूं RI था, फाइनल रेट RF होता क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर डिफरेंस देख डिवाइड बाई 10, तो RF अपॉन RI
टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है 2। टेम्परेचर डिफरेंस 10 से आपने कितना कर दिया 100 डिग्री। देखो क्या है इनमें ध्यान रखना, फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से कितना किया आपने 100, डिफरेंस कितना होगा 90 डिवाइड बाई 10 तो कितना होगा 2 टू द पावर 9। और सॉल्व करते हो तो ये आता है 512। बहुत सिंपल सा है। अब देखो बेटा ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस है, बस इसको ध्यान में रखना कि कितने से कितना हुआ, टेम्परेचर रियल में डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट लिखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 3। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 3। टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको कितना दे रखा है 3, एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड 60 डिग्री, एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड 60 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इंक्रीज 60 डिग्री सेंटीग्रेड from 10 degree centigrade, then rate become how many times? Then rate becomes how many times? तो रेट वो कितने टाइम्स हो जाएगी? अब देखो फाइनल रेट और इनिशियल रेट म्यू टू द पावर डेल्टा टी अपॉन टाइम, ये तो 3। अब देखो डिफरेंस कितना हुआ 50? नहीं, देखो टेम्परेचर इंक्रीज 60 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं कहा 10 डिग्री टू 60 हुआ है, 60 डिग्री इंक्रीज किया कितने से 10 से, तो फाइनल कितना होगा 70, इनिशियल कितना 10, तो डिफरेंस कितने का आएगा 60 का। इंक्रीज 60 डिग्री फ्रॉम 10 डिग्री, 10 से 60 इंक्रीज किया है तो डिफरेंस कितना होगा 10 के बाद में 60 इंक्रीज किया 70, पहले कितना था 10, 70 माइनस 10 तो कितना हुआ 60 अपॉन 10 तो कितना हुआ 3 टू द पावर 6। क्लियर हुआ? तो ये चीज बस आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट और करवाते हैं। लिखो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ टू रिएक्शन आर 2 and 3 respectively. Temperature coefficient of two reaction are 2 and 3 respectively. बेटा दो रिएक्शन यहां पे दे दी और वहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, एक का 2 है और दूसरे का कितना है 3 है, और यहां पर लिखना टेम्परेचर इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड, ये निशान मैं इंक्रीज के लिए लगा रहा हूं, इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे क्या किया, वहां से तो 10 से 60 बढ़ाया था, यहां से 10 से कितना किया है, 10 से कितना कर दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देन रेशियो ऑफ द रेट विल बी, देन रेशियो ऑफ देयर रेट विल बी while initial rate are सेम, जबकि इनिशियल रेट आपकी सेम है। तो इनिशियल रेट आपकी सेम है तो कुछ करना ही नहीं, इनिशियल तो क्या लिखोगे आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर कितना रखोगे आप यहाँ पे अब 5, दूसरे में क्या आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल, यहाँ पर 3 टू द पावर 5, 10 टू 60 किया यहाँ पे, वहां पे क्या किया था 10 से 60 इंक्रीज किया था, यहाँ से 10 से कितना किया 60, डिफरेंस कितने का होगा 50 का।
तो यहाँ पे इनका रेशियो देखोगे, मैं इसको लिख लेता हूँ R1 पहले वाले को और इसको लिख लेता हूँ R2। तो क्या हुआ R1 अपॉन R2, 2 की पावर 5 और 3 टू द पावर 5। लिखना चाहो तो ये कितना होता है 2 की पावर 5 32 और ये होता है 3 की पावर 5 243, 32 और 243। जनरली इसी फॉर्म में पूछा जाता है। लिख लिया? ओके, अब एक और बता देते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे बनता है। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पे दे रखा है पहले था कोई रेट कांस्टेंट KT और यहां पर x डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, x डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी वैल्यू है लेस देन 1। ये एक आपको एक कंडीशन दे रखी है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, रेट बिकम्स इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, और थर्ड कांस्टेंट, फोर्थ नन ऑफ दिस, या कांट से एनीथिंग। पूछा हुआ है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट और रेट कांस्टेंट इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहां पे कंडीशन है लेस देन 1। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है रेशो। इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिएक्शन है, जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, रेट डिक्रीज होगी। बेटा रेशियो ही तो होगा ना, रेशियो 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये कह सकते हो आप, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन सच रिएक्शंस आर नोन एज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिएक्शंस। लिखो, नोट लगा के लिखिएगा। इफ रेट ऑफ रिएक्शन, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज by increasing temperature then such reactions are known as negative temperature coefficient reactions। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेट और रेट कांस्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो क्या लिखा है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन सच रिएक्शंस आर नोन एज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिएक्शंस। और बेटा ये बहुत ही रेयर होती हैं, रेयर है। एक एग्जांपल अपने सिलेबस में, इसको ध्यान रख लेना, NO + ½ O2 NO2। बाकी सब में देखोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट और रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है। तो बेटा छोटे छोटे अपने 2 पॉइंट पढ़े, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए रेट, उसको रिलेट करना, दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट और रेट कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज होता है, और एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।